हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू NIUS विजन पॉइंट। जानते हो आप मुझे, दिस इज गौरव अग्रवाल, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। तो आज हमें क्या बातें करनी है? दिस इज अवर लेक्चर 4 फॉर चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 3 है क्या बच्चों? दैट इज लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमको मल्टीपल चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ऑलरेडी डिस्कस करना है, राइट? हमने थ्योरी पढ़ा, काफी हद तक चीजों को सीखा हमने। लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों स्टडी कर लिया है। हमने मोमेंटम पढ़ा, हमने इंपल्स पढ़ा, हमने उनके एप्लीकेशन सीखे। तो अब जो 3 लेक्चर्स में हमने डेटा गैदर कर रखा है, जो हमने पढ़ाई की है, आज उसी को हम एम्फेसाइज और करेंगे, थोड़ा सा पॉलिश करेंगे। एक होता है ना कि ये जब मकान बना तो यार ठीक है, अच्छा लग रहा है, अब उस पर बढ़िया सा पॉलिशिंग वॉलिशिंग हो गई, बढ़िया पेंट हो गया तो और अच्छा लगता है। आज वही काम हमको करना है, ठीक है? तो आज हमारा काम क्या है? पॉलिश करने का। पॉलिश हम कैसे करते हैं? न्यूमेरिकल डिस्कस करके, मतलब जो चीजें हमने पहले से पढ़ी हुई है उसके कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे, राइट? फिर अपैरेंट वेट क्या होता है सीखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है सीखेंगे, और आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जब आप नेक्स्ट वीडियो को हमारे देखोगे, उसमें हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या, और जो बहुत सारे बच्चों के लिए टफ चीजें हैं वो हमारे लिए कैसे इजी होगी, ये इसमें चीजें पता लगेगी। जो कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। अवर वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल, दैट एग्जांपल नंबर 1.5 है क्या? क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको मेंशन है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और डेटा जो है वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मास 8 kg। ठीक, अब देखिए कैसे समझते हैं चीजों को। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? 8 kg, सपोज M1, करेक्ट? is pulled along a frictionless surface by a rope of mass 2 kg। जो मास है वो मान लीजिए उसका मास M2 है। M1 कितना गिवन है? 8 किलो। M2 कितना गिवन है बच्चा? 2 किलो। A force of 100 न्यूटन is applied। आप जो ताकत लगा रहे हो वो 100 न्यूटन की है, ठीक? Find force exerted on rope by block। Point should be noted बच्चा। फोर्स जो लगाना है वो रोप कितना लगा रहा है ब्लॉक पे, हमें उसके बारे में बातें करना है। क्या करोगे? सबसे पहले देखिए, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन रोप। रोप पे कितना फोर्स लगा रहा है ब्लॉक? ब्लॉक का मास कितना? M1। यानी अल्टीमेटली हमसे पूछा गया है कि M1A की वैल्यू बताइए। भाई फोर्स पूछा है, फोर्स हमको पता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी M1 की वैल्यू निकालना है। M1 पता है, अगर A आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। द पॉइंट इज A आएगा कैसे? M1 M2 पता है, टोटल मास पता है कितना? टोटल मास कितना है यहां पे हमारा? 10 किलो। फोर्स कितना? 100 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना? A इक्वल टू क्या होता है बच्चा? फोर्स अपॉन मास होता है। हमने पढ़ रखा है ये फॉर्मूला। मतलब दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 10। हमको एक्सेलरेशन कितना मिला? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात को समझिएगा, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुका है, हमको फोर्स निकालना है। मास कितना? M1 8 किलो, एक्सेलरेशन कितना? 10। तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी? बात समझ में आया? ये न्यूमेरिकल एक्चुअल में इजी था, बट कुछ कॉन्सेप्ट होते जो फंसते हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर NIUS, ये आपके जेई और नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगर जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे हैं, जब मैं NIUS की यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो जेई और नीट की ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे।
तो वो बच्चे जो वीडियोस देख रहे होंगे, दिस इज फॉर दोज, ये अच्छा क्वेश्चन है, एनआईयूएस में तो आने की प्रोबेबिलिटी है ही है, साथ में जेईई और नीट का ऑलरेडी आया हुआ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, आया हुआ है, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्राई करोगे आप, क्वेश्चन पढ़िए और कोशिश करिए खुद से हो, ये भी इजी है। टफ क्या होता है यार, समझ में आ जाए तो इजी है, नहीं समझ में आता तो टफ है। देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन गैस फिल्ड बलून हैविंग अ मास ऑफ 25 ग्राम, मास कितना 25 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 kg। एसआई यूनिट लेके चला करिए, हैबिट डाल लीजिए, कभी यूनिट की वजह से मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। So, as the balloon ascends, the gas starts leaking from it with uniform velocity 12 centimeter per second. 12 into 10 raised to the power -2 meter per second. As balloon shrinks completely in 5 seconds, find force. अब बच्चा सोचोगे कैसे, ये बताओ। देखो डेटा क्या क्या गिवन है, हमारे पास मास है, वेलोसिटी है, टाइम है, फोर्स पूछा है। फोर्स के कितने फॉर्मूले हम जानते हैं, F इक्वल टू ma जानते हैं, पॉइंट शुड बी नोटेड, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या एक्सीलरेशन और वेलोसिटी को हम लिंक कर सकते हैं? जब चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था, जो टीएमए था, मैंने बोला था कि बच्चा पीई में भी ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं का टाइम है। वहां पे मैंने बताया था एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी कितनी, इतनी, टाइम कितना, दिस, यानी दिस इज mv अपॉन नाउ 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 डिवाइड बाई 5 सेकेंड। ठीक है, सो 5 से ये गया 5, दिस इज 60 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। सिंपल था। ऑल इन ऑल आई वांट टू से कि क्वेश्चन को देख के डिप्रेस मत हुआ करो कि बलून है यार, श्रिंक हो रहा है, मास वेरिएबल है, बहुत दिक्कतें हैं, सारी चीजें हैं। ठीक है, जो भी है सब सही है, आपका काम बस इतना, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसको नोट डाउन करिए, जो निकालना है उसको नोट डाउन करिए, फिर सोचिए कि क्या जो निकालना है और जो गिवन है क्या हम उनको आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा करने में हम कामयाब होते हैं तो हम न्यूमेरिकल करने में कामयाब है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि ये काम आपसे हो, और अगर ये आप कर लिए देन इट विल बी ग्रेट फॉर यू एंड एज फॉर मी, क्योंकि अगर आप करते हो तो अच्छा हम सबको लगता है। ठीक है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 500 ग्राम इज मूविंग विद स्पीड इतना, पॉइंट शुड बी नोटेड। ये 500 ग्राम है सीजीएस में, ये 36 किलोमीटर पर आवर है। या तो एमकेएस लोगे या सीजीएस लोगे। हम क्या करते हैं, मास को केजी में, डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकंड में लेने की हमारी हैबिट होती है, और उसी हैबिट को मैं आपसे बोलूंगा हमेशा मेंटेन रखिएगा। अगर ये काम आपका मेंटेन है तो आपका जो यूनिट कन्वर्जन में मार्क्स कटते हैं ना, बाई केयरलेसनेस या जो भी है, वो नहीं कटेंगे। मतलब ये जो मास गिवन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, कितना, 1/2 kg, आधा किलो होता है 500 ग्राम। स्पीड 36 इंटू 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 60, यही काम आप करते हो। दिस इज 5, दिस इज 18, यानी 36 इंटू 5/18, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। इतना काम हमने किया, यहां तक का काम इजी भी था। नाउ इज रिफ्लेक्टेड बैक, अगेन पॉइंट शुड बी नोटेड, रिफ्लेक्टेड बैक मतलब ये मान लीजिए ये बॉल है, कोई क्रिकेट बॉल यहां आया, यहां पर टकराया और रिफ्लेक्टेड बैक हो गया। ठीक, यहां पे जब गया इसका मोमेंटम क्या रहा होगा, P1 रहा होगा। विथ सेम स्पीड फाइंड इंपल्स, निकालना हटाओ।
जब यहां आया मोमेंटम P2 रहा होगा, निकालना क्या है, इंपल्स। अब बच्चा हमको पता क्या है, हमको P1 पता है, हमको P2 पता है। P1 P2 बोथ आर सेम, क्योंकि बॉल का मास तो नहीं बदल जाएगा यहां टकराने के बाद। बॉल का मास वही है, बॉल की वेलोसिटी वही है, तो P1 जितना होगा उतना ही P2 होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पे वीडियो को पॉज किया जाए और अपने नोट्स पलटिए कि क्या इंपल्स और मोमेंटम में कोई रिलेशन हमारे पास मौजूद है। तो जी हां, मौजूद है। हमने पढ़ रखा है इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, एंड चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज इंपल्स। इंपल्स में हमने क्या पढ़ा है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब m2v2 माइनस ऑफ m1v1। अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, जितना P1 है उतना ही P2 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो बच्चा मैं कहां मना कर रहा हूं कि P1 P2 इक्वल नहीं है, बट दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएंगे, ये गलत है। इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैंने मोमेंटम पढ़ाया था मैंने आपको तब भी ये बात समझाया था कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब अगर मोमेंटम कहीं यूज कर रहे हो तो आपको उसकी डायरेक्शन का खास ध्यान रखना होता है। दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस गाइस, यहां पे मोमेंटम नेगेटिव होगा, मतलब यहां पे ये कुछ इस तरह से यूज होगा, मतलब अल्टीमेटली ये हमको मिलेगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू वेलोसिटी बोल सकते हो, दैट इज 2 इंटू आधा किलो इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। इंपल्स कितना बच्चा, 10 न्यूटन सेकेंड। इजी था। ऑल इन ऑल, फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं, आवर टास्क इज टू फाइंड और इस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन कि हमको क्या दिया गया है और हमको क्या निकालना है। कुछ नहीं किया मैंने जो डेटा गिवन था उसको शांति से नोट कर लिया, जो निकालना था उस पर फोकस कर लिया। ठीक, अब मैंने सोचा, कॉपी पलटा कि क्या इंपल्स और मोमेंटम के बीच कोई रिलेशन है। हमको रिलेशन मिला इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, उसको हमने एज इट इज अप्लाई किया एंड वी गॉट द आंसर। ठीक है, इजी है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बच्चा अपने वीडियो को कुछ सेकंड रिवाइंड कर लिया करिए, फिर से देखिए। आई होप कि जो भी चीजें आप मिस किए हो या जो नहीं समझ में आया है वो फिर से चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और अगर इन केस तब भी कोई इश्यू होता है तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास अवेलेबल होती है, आप हमसे आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, 3-4 न्यूमेरिकल करने के बाद थक जाते हो अक्सर, थोड़ा सा गैप लेते हैं, अपैरेंट वेट की बात करते हैं, उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इजी टॉपिक है यार, ये बहुत सिंपल है। अपैरेंट वेट इन अ मूविंग लिफ्ट, पहली चीज जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है, इसका मतलब क्या होता है अपैरेंट वेट का। वेट मतलब समझ में आता है, हमारा जितना वेट होगा, जो 70 किलो 80 किलो 50 किलो जो भी हम बोलते हैं। ठीक, अपैरेंट मतलब क्या, जितना वेट उस टाइम हमको फील होगा, दैट इज कॉल्ड अपैरेंट वेट। ठीक, अब फील कैसे होगा, कभी आपने नोटिस किया, आप कभी ऊंचे झूले वूले पे बैठे हो, ये फ्री फॉल वगैरह वाले झूले आते हैं, अचानक में नीचे आता तो लगता है कि हमारा कोई मास नहीं है यार, हम एकदम खाली हो चुके। दैट इज कॉल्ड अपैरेंट वेट। ऐसा नहीं है कि आप 60 किलो के थे, झूले पे बैठते, जब झूला नीचे आया तो आपका 50 किलो रिलीज हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। बट एट दैट मोमेंट हमको ऐसा लगता है, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, उसी लॉजिक को हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां देखो क्या है, एक छोटी सी लड़की है, ठीक, बच्ची है, ये लिफ्ट में बैठी है। ठीक, लिफ्ट का केस है ना। अब पहले केस में क्या है, लिफ्ट इज एट रेस्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी टॉपिक है, डिट्टो फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल मिलेगा, जो नहीं कर पाते बच्चे वो आप करके दिखाओगे। ठीक है, ये रेस्ट पे है, आराम से बैठी है, तो लिफ्ट का कोई भी एक्सेलरेशन होगा क्या, जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो लिफ्ट पे का कोई एक्सेलरेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना, 0। लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0, तो इस बच्ची का वेट कितना, mg,
यानी यहां पे बच्ची का वेट कितना होगा mg जब लेफ्ट रेस्ट पे है। इतनी बात क्लियर? यहां ये ठीक। इस केस में क्या हो रहा है, लिफ्ट कहां जा रही है? क्या लगता है लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होगी, और जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होगी, इधर ये देखिए ग्रेटर देन नॉर्मल वेट। क्यों ऐसा होगा? ये देखिए ग्रेटर देन नॉर्मल वेट क्यों? जब लिफ्ट ऊपर है, केस देख लीजिए, जब लिफ्ट ये ऊपर जा रही है ये केस हो गया, जब ये लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है, या ये जब लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है। अभी फ्री फॉल के केस को डिस्कस करते हैं कि फ्री फॉल का केस होता क्या है। फिलहाल ये 4 केसेस हैं, पहले पे रेस्ट पे है, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर फ्री फॉल। जब अपवर्ड होगी तो मैंने आपको यहां पॉइंट दिया ग्रेटर देन नॉर्मल वेट। क्यों? नॉर्मल पहले वेट होता क्या है? नॉर्मल वेट F इक्वल टू mg। अब लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने की वजह से ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? कॉज ऑफ लिफ्ट, दैट इज कॉल्ड ma। तो इस पे टोटल फोर्स कितना आ रहा है? mg प्लस, यानी F इक्वल टू m g प्लस। आपको इतना याद रखना है, जब लिफ्ट रेस्ट पे है उसमें फोर्स है mg, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है उसमें फोर्स होगा F इक्वल टू mg प्लस a। जब लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है, लेस देन नॉर्मल फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स है mg है, जो लिफ्ट की वजह से फोर्स वो ma। डायरेक्शन रिवर्स हो गई, अब प्लस की जगह क्या साइन आएगा? माइनस, यानी F इक्वल टू m g माइनस ए। ठीक, अब आते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? लिफ्ट में होता है क्या है कि एक सर्टेन रोप लगी होती है जो किसी सर्टेन इंजन से जुड़ी होती है, वो मोटर, वो इंजन रोटेट करना शुरू करता है, तो कॉज ऑफ रोप लिफ्ट ऊपर नीचे मूव करती है। किसी को शैतानी सूझी, उसने क्या किया, उस जो लिफ्ट है उसके रोप को काट दिया, जो केबल थी। अब क्या होगा? लिफ्ट धड़धड़ा के नीचे आएगी। जैसे ही लिफ्ट नीचे आ रही होगा, वो मोटर के फोर्स की वजह से नहीं नीचे आ रही है, बल्कि वो किस फोर्स की वजह से नीचे आ रही है? दैट इज इक्वल्स टू g। अब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, और अगर ऐसा है तो F1 कितना? mg, F2 भी कितना? mg। तो बच्चा यहां पे देखो, जब डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड का केस होता है F इक्वल टू F1 माइनस F2, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको नेट फोर्स की वैल्यू मिलती है 0, बिकॉज mg माइनस mg दैट इज 0। मतलब जब भी हम फ्री फॉल हो रहे होते हैं झूले से या लिफ्ट से, तो हमको अपना वेट 0 इसलिए लगता है क्योंकि अब वो मोटर की वजह से नहीं, वो ग्रेविटी की वजह से, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा होता है। इस वजह से हमको हमारा वेट पता नहीं लगता है, एंड दिस इज अ कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। ध्यान रखिएगा, वेटलेसनेस की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कभी आपसे बोले कि कोई भी चीज फ्री फॉल हो रही है, मतलब उस पर अपैरेंट फोर्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी, और अगर अपैरेंट फोर्स की वैल्यू 0 है तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। इज दैट क्लियर गाइस? कोई दिक्कत? आई होप नहीं होगा, और अगर इन केस दिक्कत है तो आई वुड रिकमेंड कि इसको आप एक बार और देखिएगा। हो सकता है जो थोड़े से लूप होल्स रह जाते हैं, कहीं माइंड डाइवर्ट होता है, कुछ होता है, तो हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, दोबारा देखिएगा तो वो चीजें बेटर हो जाती हैं। ठीक है, हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, और हमारी हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? मोमेंटम पता है हमको, ठीक, द अमाउंट और या द क्वांटिटी ऑफ फोर्स जो किसी बॉडी में कंजर्व रहता है, स्टोर रहता है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम।
ठीक। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? कंजर्व रहना, मतलब जितना है उतना बने रहना। फिजिक्स में हमको कुछ भी आता हो या ना आता हो, हमको इतनी बात जरूर आती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रटी होती है डेफिनेशन, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज कंजर्वेशन। मतलब जितना पहले है उतना बना रहेगा, दैट इज कंजर्वेशन। बच्चा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यही कहता है। बहुत आसान सी भाषा में बोले तो मोमेंटम जितना था उतना बाद में भी बना रहेगा, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब अगर कोई बॉडी कोलाइड कर रही है किसी से, तो कोलिजन के पहले का मोमेंटम इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम, दैट इज कंजर्वेशन। ये आसान सी भाषा में आपको समझाने के लिए था। प्रॉपर आपके एग्जाम के लिए आपके पास आपकी स्क्रीन पर डेफिनेशन अवेलेबल है, वही काम कहा गया है। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें किसी भी बॉडी पे जो टोटल मोमेंटम का वेक्टर सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। भाई सीधी सी बात यही तो कर रहा हूं मैंने, क्या बोला आपसे? अब देखिएगा, जो ये तो ठीक है डेफिनेशन है, अभी हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। अब इसी डेफिनेशन को कहा कैसे गया थोड़ा सा ये देखिए। मान लीजिए कोई बॉडी है, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, ये इससे टकराई, ये इससे टकराई, ठीक। इसके पास मोमेंटम था पीए, इसके पास मोमेंटम था पीबी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर जगह एप्लीकेबल होता है किसी भी कोलिजन में। तो मतलब पीए का जो मोमेंटम है वो पीवी के मोमेंटम के इक्वल होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है गाइस, और वेक्टर क्वांटिटी होता है मोमेंटम। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए थे, वही काम यहां पे किया। अब जरा यहां पे इसको इधर लाइए, पीए प्लस पीबी इक्वल टू 0, मतलब टोटल मोमेंटम इक्वल टू ऑलवेज कंजर्व, ठीक। यहां पे यही बात तो लिखा था हमने इतने में कि किसी भी बॉडी का टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। भाई अगर हमने कभी कोलिजन सड़क अड़क पे देखा, भगवान न करे कभी देखने को मिले, कभी सड़क पे कोलिजन देखो किसी साइकिल का किसी ट्रक के साथ, या किसी साइकिल का किसी कार के साथ, नुकसान ज्यादा किसको होता है? अगर एक साइकिल एक कार के साथ लड़ेगी तो नुकसान साइकिल को ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कार का मास भी ज्यादा है, कार की वेलोसिटी भी ज्यादा है, साइकिल का मास कम, साइकिल की वेलोसिटी भी कम, मोमेंटम कार का ज्यादा, साइकिल का कम। जब कोलिजन हुआ, कार ने अपना मोमेंटम दिया साइकिल को, साइकिल ने अपना मोमेंटम दिया कार को। भाई कार का मोमेंटम ज्यादा था, साइकिल सह नहीं पाई, चूर चूर हो गई। साइकिल का मोमेंटम कम था, कार को दिया, कार थोड़ी बहुत चोट आई, थोड़ी बहुत डैमेज हुई, बट ठीक है। यही काम यहां पे मैथमेटिकली दिखाया है, ठीक। भाई न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। मतलब जितना मान लीजिए ए बॉडी है वो बी है, जो इस पे फोर्स लगाएगी दैट इज एफ ए बी, जो बी ए पे लगाएगी दैट इज माइनस ऑफ एफ बी ए, निगेटिव साइन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन है। फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता है, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम पढ़े हुए ये बात, अप्लाई किया, इसको इधर लेके आए, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, यही बात तो इतनी देर से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि कोई भी बॉडी अगर कोलाइड आपस में कर रही है तो उनके जो मोमेंटम का सम होगा वो हमेशा 0 होगा, और जो उनका मोमेंटम होगा वो हमेशा आपस में इक्वल होगा विद नेगेटिव साइन। बात ओके। ये एक रफ डेटा हुआ हमारे पास कि यार अगर दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं तो उनका मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। हमने सिर्फ इतना सीखा। अब उस सीखने को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं ये हम पे है, और उसी यूटिलाइजेशन को हम देखना चाहेंगे कि होता कैसे। जब मोमेंटम पढ़ाया था बच्चा तब भी मैंने रिकॉइल ऑफ गन की बात किया था कि अगर एक गन है, ठीक, उससे कोई बुलेट निकलती है, मान लीजिए जो गन है उसका मास है कैपिटल एम, जो बुलेट है उसका मास है स्मॉल एम।
जो गन बुलेट निकल रही उसकी वेलोसिटी स्मॉल v, जो गन है जिस स्पीड से पीछे आती वो स्पीड कैपिटल V। मैंने क्या बोला, कभी भी कोलिजन होगा या ऐसा कुछ होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा वैलिड है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि बुलेट का मोमेंटम इक्वल टू गन का मोमेंटम, यानी स्मॉल mv इक्वल टू कैपिटल MV, मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कोलिजन, एक्सप्लोजन और रिकॉइलिंग, तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है। कहीं भी तुम, कहीं भी आंख बंद करके, कहीं भी क्वेश्चन में बोलता है एक्सप्लोजन हो रहा है, कहीं भी क्वेश्चन में बोलता है कि कोलिजन हो रहा है, या कहीं भी क्वेश्चन में बोलता है रिकॉइलिंग ऑफ गन है, मतलब बुलेट फायर किया जा रहा है, हर जगह बच्चा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। कभी एक्सपेक्ट मत करना मैं आपसे 2 क्लास बोलूंगा बच्चा इसका ये एक्सेप्शन था, यहां वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं जो बात करूंगा आपसे यूनिवर्सल वे में करूंगा, और अगर किसी का एक्सेप्शन होगा तो वो भी मैं आपको एट ए टाइम बताऊंगा कि बेटा इस केस में ये वैलिड नहीं होगा। अगर मैं बोल रहा हूं ये वैलिड है तो ये हर जगह वैलिड होगा, ठीक है। कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है, हम जानते हैं। अब कैसे वैलिड है ये अभी हम सीखेंगे, ठीक। इसको यूज करके अभी आप देखो, आप ये सोच रहे हो कि सर ने इसकी इक्वेशन तो लिखी, इसकी नहीं लिखी, तो बच्चा इसकी इक्वेशन में प्रॉपर लिखूंगा न्यूमेरिकल में, इसलिए इसको छोड़ा है। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब वैलिड है, अभी मैंने बोला कोलिजन, एक्सप्लोजन, बुलेट का फायर करना और रॉकेट का फायर करना। रॉकेट जितना, मान लीजिए ये रॉकेट है, ठीक है, जितने मोमेंटम से ये ऊपर जाएगा, मतलब ये जितने फोर्स से अर्थ पे प्रेशर लगाएगा उतना ही फोर्स अर्थ भी इस पे लगाती है, और यही वजह है कि ये इजीली एनवायरनमेंट में आगे की तरफ प्रोपेगेट होता है, ठीक। बहुत सीखा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, मूविंग लिफ्ट के बारे में, थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे और साथ बातें करते हैं, और एक न्यूमेरिकल के थ्रू। अब बच्चे न्यूमेरिकल को पढ़ो पहले आराम से और गिवन डेटा लिखो कि देखो हमने 4 केस किए, बुलेट फायर किया, कोलिजन, एक्सप्लोजन और रॉकेट, ये कौन सा केस है पहले ये डिसाइड करते हैं, ठीक। तो चलिए न्यूमेरिकल पढ़िए। अ हंटर हैज अ मशीन गन, एक शिकारी है जिसके पास मशीन गन है, कैन फायर अ 50 ग्राम बुलेट विद वेलोसिटी इतना। बुलेट का मास पता है 50 ग्राम, ठीक। बुलेट की वेलोसिटी पता है 150 मीटर पर सेकेंड। 60 kg टाइगर है, एक चीता है सामने शिकारी के, जिसका मास पता है हमको 60 किलो का टाइगर है, काफी छोटा सा टाइगर होगा। स्प्रिंग्स एट हिम, उसकी तरफ भाग रहा है, विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ मैनी बुलेट्स मस्ट द हंटर फायर इनटू द टाइगर टू स्टॉप हिम। क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन बोल रहा सामने एक शिकारी है, उसके सामने एक शेर है, शिकारी के पास मशीन गन है जिससे वो बुलेट फायर कर सकता है, शेर दौड़ते हुए आ रहा है, यहां से बुलेट चल रही है, यहां से शेर भाग रहा है, दोनों बीच में मिलेंगे, दैट मींस कोलिजन का केस है। कोलिजन का केस है मतलब मोमेंटम वैलिड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ टाइगर। बच्चा ध्यान से करना, अगर बुलेट इसको हिट नहीं कर पाई तो शिकारी निपट गया, और बुलेट अगर हिट कर ले गई तो शेर निपट गया। एक को तो जाना है, हम बच के रहें, हमसे न्यूमेरिकल होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो बच्चा मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ टाइगर। अब दिक्कत ये सोचोगे सर निकालें क्या, बुलेट का मोमेंटम पता है, टाइगर का मोमेंटम पता है, तो बच्चा एक बुलेट का मोमेंटम पता है, एक बुलेट का मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी,
n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर किया जा रहा है, तो टोटल मोमेंटम बुलेट का इतना, टाइगर तो एक ही है, n नंबर ऑफ टाइगर से मतलब नहीं, एक टाइगर का मोमेंटम इतना, जो निपट रहा है निपटा दो, और कुछ जा रहा है नहीं, दिस इज, यहां देखिए n इंटू 75 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3 इक्वल टू 6। हमसे पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ बुलेट्स, इतनी कितनी बुलेट्स मारी जाए कि वो शेर मर जाए, n निकालना है हमारे पास, इजी हो गया, मतलब n इक्वल टू, अब हम सिंपल सा काम कर सकते हैं, दैट इज 6/75 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3। दिस इज योर नंबर ऑफ बुलेट, जितनी मारोगे तो उसके अकॉर्डिंग शेयर हमारा खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां पे कोई डाउट है आपको, कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे देखिए, एक्चुअली दिस इज रियली इंपॉर्टेंट समझने के लिए कि सबसे पहले हमको निकालना क्या होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमको पहचानना है बुलेट फायर किया जा रहा है गन से, या कोलिजन का केस है, या एक्सप्लोजन का केस है, या रॉकेट प्रपल्शन का केस है। हमने पहचाना बुलेट है, टाइगर को आके हिट कर रही है, कोलिजन का केस है, और कोलिजन का अगर केस है बच्चा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है? पहली बॉडी का मोमेंटम इक्वल टू दूसरी बॉडी का मोमेंटम। अगर ऐसा है तो सेम काम हमने अप्लाई किया एंड वी गॉट द आंसर। ठीक, यहां तक की बात ओके। अब समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे यूज करोगे, या वहां पे अभी जब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे वहां पे इक्वेशन छोड़ा था, अब वो फुलफिल हो गया। कैसे बनाओगे इक्वेशन, कैसे उसको हैंडल करोगे, ये चीजें डन। सो अब हमारा टास्क है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस को पढ़ना। द पॉइंट इज कॉन्करेंट फोर्सेस होते क्या है। ठीक, इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले हम कॉन्करेंट फोर्सेस को जानना चाहेंगे। कॉन्करेंट फोर्सेस होते क्या हैं? यहां पे जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो सिर्फ कॉन्करेंट फोर्स की डेफिनेशन है। दिस इज फॉर योर एग्जाम, दिस इज फॉर योर नोट्स, समझाना अभी बाकी है। यहां लिखा है इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट द सेम पॉइंट दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। जैसे यहां पे बच्चा मैंने फिगर बनाया है, इधर देखिए, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम पॉइंट, लेट दैट पॉइंट इज O। ठीक, एक फोर्स हमने F1 ले लिया, एक फोर्स हमने F2 ले लिया, एक फोर्स हमने F3 ले लिया। अगर तीन फोर्सेस किसी भी एक सेम पॉइंट पे मीट करते हैं, जैसे ये हो गया, दैट इज F1, दैट इज F2, दैट इज F3, तो ये तीन फोर्सेस आपस में कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाते हैं। एक टॉपिक अभी और बच रहा है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? इक्विलिब्रियम का हमेशा मतलब एक ही होता है, दैट इज कॉल्ड नेट फोर्स जीरो, एफ नेट जीरो। हम बात करेंगे टग ऑफ वॉर की। टग ऑफ वॉर क्या होता है? जो रस्साकसी का गेम होता है, एक टीम इधर होती है, कोई एक फोर्स से खींचती है। अच्छा, एक टीम इधर है, किसी और फोर्स से खींच रही होगी, ठीक है। अब अगर F1 F2 में जो ज्यादा होगा, भाई हम कैसे डिसाइड करते हैं? अगर F1 की वैल्यू ज्यादा है, ठीक, तो ये टीम जीतेगी। F2 की वैल्यू ज्यादा है तो ये टीम जीतेगी। बट अगर दोनों इक्वल है तो मतलब 10 न्यूटन से ये वाली टीम भी खींच रही है और 10 न्यूटन से ये वाली टीम भी खींच रही है, तो जीतेगी कौन सी टीम? आर यू गाइज एबल टू डू द आंसर? नो, यू कांट। आपको पता है आप आंसर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप बोलोगे सर दोनों ही का फोर्स इक्वल है, तो रस्सी कहीं भी नहीं जाने वाली, रस्सी जहां पे है वहीं पे टिकी रहेगी, इसमें कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना फोर्स इधर से है उतना ही फोर्स ये टीम भी खींच रही है, तो नेट फोर्स रस्सी पे कुछ नहीं लग रहा। इधर का फोर्स इक्वल टू इधर का फोर्स, एंड दिस इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे,
दिस इज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, राइट। ये बात बच्चा हमेशा याद रखना, क्योंकि जो आपको आपका नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है, आप इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो देखोगे उसमें इसी इक्विलिब्रियम पे पूरा वीडियो आपको मिलेगा। सिर्फ एक वर्ड यूज करूंगा मैं उसमें, इक्विलिब्रियम, और उसी वर्ड पे पूरा वीडियो है और टफ से टफ न्यूमेरिकल हम वहां हैंडल करेंगे, जो आप इजीली करने वाले हो। जो बाकी बच्चों के लिए सर दर्द होता है वो आप आराम से करोगे सिर्फ एक वर्ड के सहारे। तो इस वर्ड को खास ध्यान रखिएगा, जहां पे दो फोर्सेस हो, दो फोर्सेस आपस में इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर ऐसा है देन दिस इज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। यहां भी यही काम किया था। यहां पे F1 ये F2 था, इनका रिजल्टेंट फोर्स ये हो गया और ये रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ, F1 प्लस F2। अगर मैं बोलूं पॉइंट O इक्विलिब्रियम में रहना है या ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना है, दैट सिंपली मींस टू फोर्सेस आर इक्वल विद ईच अदर एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यही तो इक्विलिब्रियम है। मतलब जो फोर्स ऊपर का है वही फोर्स नीचे का भी होना चाहिए। मतलब वेक्टर F1 और वेक्टर F2 जितना है उतना ही वेक्टर F3 भी हो, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। F3 को इधर लाइए, thus we got the equation। यही तो मैं बच्चा इतनी देर से चिल्ला रहा हूं आपसे कि F नेट 0 होना चाहिए, टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं बॉडी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया? ये देखिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था, इस पे मैं इतनी एनर्जी रिलीज इसलिए कर रहा था, इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा था, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक सिंगल कहने में छोटा सा वर्ड है, लेकिन पूरा लॉज ऑफ मोशन का बेस है इक्विलिब्रियम। अगर ये स्ट्रांग है तो आगे आने वाला आपका फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर तुमको परेशान नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी होती है। लेकिन अगर ये हिल गया तो आगे तकलीफ होती है, ठीक। इसलिए इस बेस पे बहुत ज्यादा फोकस किया है और उम्मीद करता हूं कि आप भी इस बेस पर उतना ही फोकस रखोगे। सो ऑल इन ऑल आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा बेटा? हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीखा कि अगर दो बॉडीज कोलाइड कर रही है या एक्सप्लोड कर रही है तो एक बॉडी का मोमेंटम इक्वल टू दूसरी बॉडी का मोमेंटम। हमने लिफ्ट का केस सीखा, बॉडी अगर रेस्ट पे है लिफ्ट तो वेट ऑफ बॉडी mg, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो mg प्लस ma, लिफ्ट नीचे जा रही है तो mg माइनस ma। लिफ्ट का केबल काट दिया गया है, लिफ्ट फ्री फॉल है तो नेट फोर्स, नेट अपेरेंट वेट 0 होता है, दैट इज कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। फिर हमने क्या सीखा एट द लास्ट? कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं? क्या होते हैं बच्चा? एक ही पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस लाई कर रहे होते हैं वो सारे के सारे फोर्सेस क्या कहलाते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब कोई पॉइंट है या कोई बॉडी है उस पे जितने भी फोर्सेस होंगे वो सारे के सारे फोर्सेस आपस में इक्वल हो और डायरेक्शन रिवर्स हो, दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आज की क्लास समझ में आई? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर आपके पास इन केस कोई प्रॉब्लम है तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास अवेलेबल है, आप आराम से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपकी जो भी क्यूरीज होगी राइज कर सकते हो, ठीक है। आपकी क्यूरीज का सॉल्यूशन आपको दिया भी जाएगा। तो बट इसके पहले मैं यही सजेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। उससे होता क्या है कि कई बार कंसंट्रेशन लूज होता है, भाई आप घर पे हो, ठीक, होता क्या है कभी मम्मी ने आवाज दिया, पापा ने आवाज दिया, तो बीच का कॉन्सेप्ट मिस होता है, इस वजह से आगे प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो अगर ऐसा फील हो रहा है तो एक बार दोबारा देखें, तब भी क्यूरीज है देन वी आर जस्ट ए कॉल अवे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर।